हेलो। वादा लुभावना होता है, तुरंत लोन पाइए। लेकिन असलियत डरावनी है। उन्होंने जैसे वो फोटोग्राफ्स मुझे दिखाए, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गई। हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा होता है जो सामने वाले की जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। लोन ऐप्स की ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसकर भारत में कम से कम 60 लोग खुदकुशी कर चुके हैं। सोचता तो क्या आत्महत्या करो मैडम, ये फायदा। बीवीसीआई इन्वेस्टिगेशंस ने भारत में चल रही इस धोखाधड़ी को अंडरकवर ऑपरेशंस के जरिए उजागर किया है। पर्दाफाश उनका जो लोगों को तबाही और बदनामी का डर दिखाकर पैसा कमाते हैं। ये एक ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप। इधर फर्जी लोन ऐप के जरिए वसूली का काम जारी है। एक ऐसी गैंग एक्टिव है जो पहले मोबाइल ऐप के जरिए लोन देती है और उसे ना चुकाने के नाम पर फिर बदनाम करती है। लोन ऐप्स के जरिए उधार लेने वाले लोगों के बारे में मैंने पिछले साल सुना। ये लोग लोन लेने के बाद ब्लैकमेलिंग और बेइज्जती के भयानक जाल में फंसते चले जाते हैं। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। मैं पिछले 20 साल से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रही हूँ। लेकिन इस स्टोरी को क्रैक करना आसान नहीं था। मगर फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई जो लोन ऐप स्कैम का इनसाइडर था। लगता है यही है। भीग तो नहीं गए? मेरे बारे में किसी को मत बताइएगा प्लीज। मैंने रोहन से पूछा, हालांकि ये उसका असली नाम नहीं है, कि वो लोन ऐप बिजनेस से कैसे जुड़ा। बहुत सारे लोन ऐप्स के लिए रिकवरी का काम किया है मैंने। मुझे पता नहीं था इतनी गंद मची है इसके अंदर। अंदर के बारे में थोड़ा बताओ। ज़्यादातर कॉल रेगुलर होती थी, लेकिन अगर कोई पैसा टाइम पे नहीं देता था तो किसी भी हद तक जा सकते थे रिकवरी के लिए। मैं बता नहीं सकता आपको क्या क्या कहते थे कस्टमर से। खोल के बताओ। भूल जाओ कि मैं महिला हूँ। इतनी गाली कि अपनी बहन को बेच दे, अगर पैसा नहीं है तो अपनी बहन को बेच दे कोठे में। इस स्कैम का पर्दाफाश करने के लिए मुझे सबूतों की जरूरत थी। मैंने रोहन से सीक्रेट कैमरे के जरिए फिल्मिंग करने को कहा, लेकिन रोहन वापस वहां नहीं जाना चाहता था। जाल ऐसे बिछाया जाता है, आपके पास मैसेज आता है कि आपका लोन तुरंत अप्रूव कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है, शर्तों को स्वीकार करना है और पैसा आपका। पर आपको ये पता नहीं होता कि आप जाल में फंस चुके हैं। ऐप ने आपकी तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है, आपके आईडी कार्ड्स, आपकी तस्वीरें और वीडियोस, आपके परिवार, दोस्त, सहकर्मी, सभी के नाम और फोन नंबर। इसके बाद शुरू होता है पैसा ऐंठने का खेल। अब परेशानी का आलम ये देखिए कि हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक महिला एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं। मुंबई पुलिस ने 15 ऐसे फर्जी लोन ऐप को
गूगल से उनके प्ले स्टोर से हटाने के लिए कहा। घोटाले के जाल में फंसे लोग इतनी बेइज्जती महसूस करते हैं कि इस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक महिला ने हमें इस जाल के बारे में आगाह किया। मुझे एक पेमेंट आनी थी और आया नहीं था एंड आई टू जनरली मेक कुछ अर्जेंट पेमेंट्स करने थे। एक 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते। भूमि सिन्हा ने जितना लोन अप्लाई किया था उसका एक बड़ा हिस्सा चार्जेस और फीस के नाम पर काट लिया गया। बट जब ड्यूरेशन देखा इट वाज 7 डेज और उस 7 दिन के बदले वो 5वें दिन पे मुझे कॉल किया कि मैडम आज तो आपको पेमेंट करना है। मैं बोला 7 दिन का पेमेंट है। लोन लौटाने का सिर्फ एक तरीका था, एक और लोन, और अगर उसे भी नहीं लौटा पाई तो एक और लोन। नए लोन के लिए दोबारा फीस दो और ज़्यादा इंटरेस्ट भी। उनकी एक लेडी थी जिन्होंने स्टार्ट किया बोलने का कि अगर आपने पे नहीं किया ना, इमीडिएटली हम आपके कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन करेंगे। भूमि की मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका था। उसने कई सारे लोन ऐप से एक के बाद एक कर्ज ले लिया। उसके पास दिन में 30 से 40 फ़ोन आते थे। किसी तरह उसने सबका लोन चुकाया, लेकिन आसान लोन ऐप से उसे लगातार फ़ोन आते रहे। ऑफिस में मैं थी एक्चुअली, एक कलीग अकाउंटेंट है, उन्होंने मुझे बुलाया, बोलते भूमि ज़रा कैबिन में आना तुम। तो बोल रहे ये मुझे व्हाट्सएप पे आया। उन्होंने जैसे वो फोटोग्राफ्स मुझे दिखाए, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गई। आसान लोन का कोई एक बंदा ने उसको मैसेज भेजा था जिसमें मुझे टोटली नूड नेकेड दिखाकर, मतलब इट वाज अ मॉर्फ फोटोग्राफ था। आसान लोन ने फोटोशॉप करके एक पॉर्न फोटो में भूमि का चेहरा जोड़ दिया और इसे उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको भेज दिया। जो लोग मेरे डैड को पहचानते थे सारे के सारे, उनको तक वो फोटोग्राफ्स गए। मेरी बेबी को कॉल किया, मेरी डॉटर को अब्यूज़ किया, उसको मेरे नूड फोटोग्राफ्स भेजे, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स को भेजे। जो बच्चे मुझे मम्मी के हिसाब से या उनकी आंटी के हिसाब से देख रहे थे, उनको मेरे वैसे फ़ोटोग्राफ्स गए। मैंने कोशिश ज़रूर किया मरने के लिए, हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी बच्ची है। मैं गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा। गेटिंग टू ये जब सोचते हैं ना, रात को नींद नहीं आती है। मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। इन जैसे ऐप्स के डर से एक शख्स ने अपनी और अपने परिवार की जान ली। अपनी जान लेना, अपने बच्चों को मौत के घाट उतार देना, अपनी पत्नी को मार देना, सोचिए किस कदर वो मानसिक रूप से परेशान होगा। भूमि को इस तरह फंसाने वाले लोग कौन थे? कौन था जो एक माँ को खुदकुशी पर मजबूर कर रहा था? पैसा ऐंठने और लोगों को परेशान करने के खिलाफ भारत में कानून मौजूद हैं, लेकिन लोन ऐप्स के जरिए ऐसा करने वालों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। हमने सुना था कि कुछ ऐप्स को चाइनीज़ इन्वेस्टर्स चलाते हैं, लेकिन उन्हें ना अपना नाम देने की ज़रूरत होती है और ना ही पता। सिर्फ ऐप का नाम सामने था, आसान लोन। तभी मुझे एक लीड मिल गई, जिसकी पड़ताल करते हुए मैं पुणे तक पहुंच गई। इस दौरान मैंने DK स्काईटेक नाम की कंपनी का एक सूत्र खोज निकाला।
ये कंपनी आसान लोन ऐप के एक वर्जन की डेवलपर के तौर पर दर्ज थी। मैंने वो बिल्डिंग तलाश ली, मगर जब मैं वहां पहुंची तो वो खाली मिली। दिल्ली लौटकर मैंने लोन ऐप इनसाइडर रोहन को फोन किया। मुझे जानना था कि उसे आत्महत्याओं की जानकारी है या नहीं। हाँ, कुछ कुछ पता लगा था। रिकवरी का काम मुझे शुरू से अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पैसा इतना ज़्यादा था कि मैं करता रहा। फिर ये सब गंदा काम चालू हुआ, फोटोमॉर्फ करना। मुझे नहीं करना था ये सब, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तुम्हारे अंदर क्या कभी किसी तरह की गिल्ट फीलिंग आई? हाँ, गिल्ट फीलिंग आती थी। जो सिर्फ 2000 का लोन ले रहे हैं उनके साथ तुम फ्रॉड कर रहे हो, और जो ऑलरेडी गरीब है उनको और गरीब बना रहे हो। कस्टमर रोता था तो मेरे दिमाग में वो पूरी रात घूमता रहता था। परेशान लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ये सुसाइड वगैरह 1-2 साल में ज़्यादा चालू हुआ है। बहुत लोग कहते थे सुसाइड कर लूँगा, जब उनके पास पैसे नहीं होते थे। मतलब इतना डर डाल देते हैं लोगों में? डर नहीं, शर्म। इंडिया में शर्म बहुत काम आती है। मैंने फिर रोहन से पूछा कि क्या हम कॉल सेंटर के अंदर जा सकते हैं, जहां से लोगों को परेशान किया जाता है। इस बार वो तैयार हो गया। रोहन पहली बार खुफिया तौर पर इस जगह जा रहा है। उसे पकड़े जाने का डर है। वो डर लग रहा था, कोई पहचान लेगा तो क्या होगा। लग रहा था सीने पर बम लगा कर जा रहा हूँ। रोहन मैजेस्टी लीगल के दफ्तर के अंदर जा रहा है। ये दिल्ली की कंपनी है जो खुद तो लोन नहीं देती, लेकिन लोन ऐप्स की तरफ से वसूली के लिए कर्जदारों को फोन करती है। ज्यादातर फोन शराफत से किए जाते हैं, लेकिन समय पर पैसा नहीं लौटाया तो शराफत का नकाब उतर जाता है। बजाना पड़ेगा। कॉल सेंटर में फिर से काम करना बहुत मुश्किल था। इतनी गाली गलौज, इतना गलत काम। रोहन ने गाली गलौज के काफी सबूत इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उसके कुछ सहकर्मियों को अब शक होने लगा था। मेरे टीम लीडर ने अचानक मेरा शर्ट पकड़कर खींचा। मेरे को ये लगा था कि कैमरा निकल जाएगा। हालत खराब हो गई, धड़कन तेज हो गई, पसीने निकलने लगे। वापस नहीं जाना था मुझे। रोहन को फिर से मैजेस्टी लीगल में भेजना खतरे से खाली नहीं था, पर उसने मुझे नोएडा के एक ऐसे कॉल सेंटर के बारे में बताया जहां ज़्यादा घिनौने तरीके अपनाए जाते थे। यहाँ एजेंट भर्ती किए जा रहे थे। रोहन ने भी नौकरी के लिए अर्जी दे दी। मैं अब भी उस इंसान की तलाश में थी जिसने भूमि को खुदकुशी के कगार तक पहुंचा दिया था। डीके स्काईटेक वही कंपनी है जिसका पुणे वाला दफ्तर मुझे बंद मिला था। ये कॉर्पोरेट रजिस्टर में लिस्टेड है। आखिरकार वहां से मुझे आसान लोन ऐप चलाने वाले आदमी का नाम पता लगा, परशुराम टाकवे। टाकवे का एक फेसबुक पेज था। उसकी वाइफ चाइनीज थी, लियांग टियान टियान।
टाकवे का आपराधिक रिकॉर्ड भी था। वो कई लोन ऐप के लिए वसूली किया करता था। उसके खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। पैसा ऐंठना, ब्लैकमेल, अश्लील तस्वीरों का इस्तेमाल। वो दिसंबर 2020 में गिरफ्तार हुआ, पर उसे तुरंत जमानत मिल गई। उसका फेसबुक अकाउंट लॉक्ड था और वो गायब हो चुका था। लेकिन पुणे में मैं एक ऐसे आदमी से मिली जो परशुराम टाकवे के लिए काम कर चुका था। परशुराम तो ये पूरा टीम मैनेज करने को, तो उसको हमने खुद ने सुना था गाली देते हो, गाली गलौज करते हुए, सब सुना था हमने। तो वो भी बोलने का मैं खुद कर रहा था, तुम क्यों डर रहे? मैंने खुद ने एप्लीकेशन में गाली गलौज किया है। टाकवे कई लोन ऐप्स के लिए कर्ज वसूली का काम करता था। आसाम लोन की पूरी टीम, अलग टीम बैठने की, हमारी पूरा फ्लोर एक अलग था। तो की रिकवरी करना, ग्रुप्स बनाना, गाली गलौज करना स्टार्टिंग से, क्योंकि वो कस्टमर को टाइमिंग ही नहीं दिया। फिर कस्टमर हमें भी बोलने का, मैं सुसाइड करूँगा तुम ऐसे करेंगे तो फिर हम लोग भी सोचे कि अब होने का ये क्यों हो रहा, पर इन्होंने क्या बोले, नहीं तुम रिकवरी जिस चली। और फिर बुरी खबरें आने लगीं। लोन लेने वाले खुदकुशी करने लगे थे। सुसाइड केसेस इतना बढ़ गए थे कि साउथ पूरा स्टॉप किया था उन्होंने। उसको अच्छे से पता था कि ये सुसाइड जो हुआ है उसके कॉल सेंटर से कॉल गया है, हैरेसमेंट हुआ है, उसके बाद उनको पता था क्योंकि वो भी न्यूज़ चैनल्स मोस्टली देखने के, तो उन्होंने सब फ्लोर को पूरा सबको मिलाया, चिल्ला पुकार किया कि तुम क्यों टेंशन ले रहे, कंपनी मेरी है, मैं टेंशन ले, तुम क्यों ले रहे, तुम जितना बोला उतना रिकवरी करो, मैं बाकी का देख लूँगा, पुलिस का क्या रहेगा ये। हमें ऐसे कम से कम 3 लोगों की जानकारी है जिन्होंने टाकवे के रिकवरी एजेंटों द्वारा बेइज्जत किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। ये सिर्फ आंकड़े भर नहीं है, उनके नाम थे, परिवार थे, उनका भी भविष्य था। उनमें से एक के माता पिता से मैं तेलंगाना में मिली। उनकी 24 साल की बेटी का नाम था मौनिका। అమ్మాయి కొంచెం భయభక్తులు ఎక్కువ, ఏదైనా ఇట్లాంటి చెప్తే ఏమన్నా అంటారేమో అని చెప్పేసి ఎక్కువ ఉండేది. కొద్దిగా సున్నితమైన మనస్తత్వం నాలాగానే. పరులకు సేవ చేసే తత్వం తప్ప ఎవరికి నష్టం చేసే తత్వం కాదు. తర్వాత ఒక 36 గంటలు ప్రయత్నించి కిర్ని మౌనిక గారు ప్రాణం విడిచింది. దాని తర్వాత వీళ్ళు ఏదో ఈ లోన్ యాప్స్తో ఇబ్బందితో వాళ్ళకు కొందరికి మెసేజ్ వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పిండ్రని దానివల్ల ఇబ్బంది పడి మానసిక మనోవేదనతోని ఒక్క బిడ్డ, ముగ్గురు కొడుకులు. నాకు ఒక్కనే మాట, మా ఇద్దరు ఏదన్నా తల్లి బిడ్డల్ని ఏ చెప్పినా సరే అమ్మ అంటుండే. యాదికి వచ్చినప్పుడల్లా మనసులో పడతలేదు. నాకు బిడ్డ లేదని చెప్పి మస్తు బాధ ఉంది. दो केसेस सामने आए हैं जो गंभीर है। एक में तो एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। चाइनीज लोन ऐप्स के लिए लोन के जाल में फंसाकर एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया गया। मैंने मौनिका की उम्र के कई लोगों की कहानियां सुनी थी जिन्होंने लोन ऐप की वजह से आत्महत्या कर ली, लेकिन पुणे में मुझे एक ऐसी लड़की के बारे में पता चला जिस पर
हत्या का आरोप है। ये सुन के मैडम मेरे जीजा मेरे रिश्तेदार 2-4 एडमिट हुए थे, उनको इतना ये धक्का बैठा था, उसको मतलब शॉक बैठा था। सुनील कहते हैं कि उनकी बेटी गौरी ने बिस्तर पर सो रही अपनी दादी का कत्ल कर दिया ताकि वो उसके जेवर चुराकर लोन ऐप का कर्ज चुकता कर सके। एक रिकवरी एजेंट ने उसके सभी जानकारों को सब कुछ बता देने की धमकी दी थी। माँ का उम्र एकदम ये होता, कितना 70 साल हुआ रहेगा। उसको भी दमा बीमा का तकलीफ था, किडनी का भी प्रॉब्लम आया था। खाना नहीं जा रहा था माँ को भी, थोड़ा आधा रोटी कभी खाती थी। माँ सोई थी, बोली दे दवा छोड़ने का है आँख में, दवा छोड़ा और बराबर उसने मार दी। उम्र के हिसाब से आवाज ही नहीं आया रहेगा मेरे हिसाब से। उसने जो किया ना तकिया डाल के, पूरा आवाज उसी टाइम जान गया रहा। उसको लगा होगा कि वो जिंदा है क्या मरे, उसको डाउट लगा, उसके लिए उसने किया रहेगा आगे का कार्यक्रम। इधर स्क्रू ड्राइवर डाला था ना उसने हेड में, उसको बनाव करने का था। चोर लोग आए, जबरदस्ती किया रहेगा माँ ने, तब मारे होगे। नींद ही नहीं आता था और अकेला घर में डर तो रहे, माँ भी नहीं बेटी भी नहीं, डर तो लगता ही ना, घर में कैसे रहने का। सोचता था क्या आत्महत्या करो मैडम, क्या जी के फायदा, जी के फायदा क्या, किस लिए जीने का। दादी की हत्या के आरोप से गौरी इनकार करती है। उसके वकील यशपाल पुरोहित कहते हैं कुछ भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन वो मानते हैं कि गौरी ने कई लोन ऐप्स से कर्ज लिया था और दादी की हत्या से पहले रिकवरी एजेंट्स उसे दिनों दिन और बुरी तरह परेशान कर रहे थे। उन्होंने उनके ही फ़ोन पे स्क्रीनशॉट भेजा है कि हमने आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है तो वो कॉपी कर लिया है। फोटोशॉप मॉर्फ करने का उन्होंने उसमें उसको धमकी दिया था। सो ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस। सरकार ने अपनी जांच में पाया है कि इसमें से करीब 600 फेक लोन ऐप है। क्या सरकार, आरबीआई, गृह मंत्रालय समेत तमाम एजेंसियां एक साथ मिलकर कोई बड़ा एक्शन प्लान नहीं बना सकते? मैं दिल्ली लौट चुकी थी, लेकिन सुनील की कहानी को मैं भुला नहीं पा रही थी। शर्म, खुदकुशी, हत्या, लोन ऐप्स की वजह से शुरू हुए दुखों का क्या कभी अंत नहीं होगा? साजिश का जाल फैलाकर मुनाफा कमाने वालों को एक्सपोज करने का फैसला मैं कर चुकी थी। तभी रोहन ने मुझे फ़ोन किया। उसे नोएडा के कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई थी। ये कॉलफ्लेक्स कॉरपोरेशन है। यहाँ पेसेंस जैसे लोन ऐप्स के लिए कर्ज वसूली का काम होता है। ज्यादातर बात शालीन ढंग से होती है, लेकिन पैसा नहीं चुकाया गया तो रिकवरी एजेंट के तेवर तुरंत बदल जाते हैं।
की पेमेंट चाहिए सर, वरना 1 तारीख और 2 तारीख आपकी जिंदगी खराब कर दी है। मैं क्या याद रखना सर, घर की ज्वेलरी बेचो, घर बेचो, बाइक बेचो, कुछ भी बेचो, मुझे पैसे चाहिए। मैं गाड़ियाँ तभी रोक पाऊंगी सर जब आप पेमेंट कर देंगे। फिर भी पैसा नहीं चुकाया तो धमकियां शुरू हो जाती हैं। कितना है हमारे पास पूरा सब कुछ है। एड्रेस तो मैंने कंफर्म कर दिया है आपको, आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है। मैं आपसे जबरदस्ती तो करती नहीं हूँ। रोहन के नए सहकर्मी नहायत बेशर्मी से काम लेते थे। हम लोग ऐसा से गाली देते जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, काम से फोन निकल जाए सुन के। 2-3 बार बोले ये चीज़, अगर उसके बाद नहीं सुनता तो दे दना दन उसको खाने का। क्या नहीं बोल सकते, सारी गाली वाली के बोलते हो। मेरे को शर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और हमारे प्रोफेशन में तो भैया गालियाँ होती है, हमारे लिए गालियाँ। ठीक है, नंबर लिखिए। तीन हफ्ते तक कॉल सेंटर के भीतर गुप्त रूप से फिल्मिंग करने के बाद रोहन एक पार्क में मुझसे मिला। हेलो, पता चला किस तरह से कांटेक्ट डिटेल्स निकालते हैं कस्टमर के? सारे कॉन्टैक्ट्स निकाल सकते हैं और फिर एजेंट्स को कहा जाता है उन्हें गाली देने के लिए। एजेंट कस्टमर से पैसे निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो क्या एजेंट्स बदमाश है या उन्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए कहा जाता है? जो मैनेजर होता है उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं ये। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे गाली गलौज करनी है, कैसे हैरेसमेंट करनी है, किस तरह कॉल करनी है। तो उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? मैनेजमेंट देती है। जैसे इधर एक HR मैनेजर है विशाल चौरसिया, ये देता है ट्रेनिंग। अब मिलोगे उनसे? रोहन ने अपने एक मैनेजर से मुलाकात करवाई। वो एक और अंडरकवर रिपोर्टर के साथ गया जो इन्वेस्टर बनकर गया था। उन्होंने मैनेजर विशाल चौरसिया से पूछा कि लोन वसूली का असल में तरीका क्या है। किसी कस्टमर को लोन लेता है ना, तो पूरी मोबाइल जो लिस्ट है ना कंपनी के पास होती है। इसमें अम्मा, अप्पा, आप, भाई, भाभी, भतीजी, बाबू, सोना, बीवी, सबके नंबर होते हैं। जब कस्टमर बिल्कुल ही इस्तेमाल कर देता है ना, तब उनके रेफरेंस को कॉल लगाया जाता है। अच्छा, उनके मतलब पेरेंट्स के पास में या उसकी मदर के पास आया जाता है क्या? पैनिक। अच्छा, कस्टमर फिर शर्म से पेमेंट, कुछ भी बोल दो, बस कस्टमर रिकॉर्ड ना करें। मोस्टली ऐसी कॉल्स को हम व्हाट्सएप पे लेते हैं, सब कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। जब उसके बाप को गाली पड़ेगी तो किसी भी सिचुएशन ऐसी आएगी वो देगा। गाली गलौज काफी असरदार है, लेकिन चौरसिया ने हमें बताया कि बदनामी का डर ज्यादा कारगर रहता है। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक बंदा ऐसा मिलेगा जब आपको कि वो उसकी जिंदगी तबाह कर सकता है। हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा होता है जो सामने वाले की जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरा। मैनेजर ने इस घोटाले का निचोड़ सामने रख दिया। कॉल सेंटर लोगों की जिंदगी तबाह करने की धमकी देकर पैसा वसूल करते हैं। हम काफी सबूत इकट्ठा कर चुके थे। अब मैं रोहन को बाहर निकालने को तैयार थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि महीना खत्म होने को है। रिकवरी एजेंट्स को अपना टारगेट हासिल करना है। वो और ज्यादा खूंखार होकर वसूली करते हैं। इसलिए मैंने उसे वापस कॉल सेंटर जाने को कहा।
हाँ, तभी तुझे लोन मिला, तुझे पता है तुझे? कोई आता है, लोन पास कर देंगे हम तुझे। कंपनी वालों ने 52,000 का लोन लिया, 52,000 India is now one of the largest and successful fintech markets in the world. We've seen the digital payments revolution, and now digital lending is taking center stage. In fact, digital lenders may capture nearly half of the total lending market and disburse loans worth $350 billion by 2023. डिजिटल लोन भारत में बड़ा बिजनेस बन चुका है और अब मार्केट में बड़े प्लेयर्स भी आ चुके हैं। भारत की एक बड़ी फिनटेक कंपनी ने पूर्व क्रिकेट कप्तान MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? लोन चाहिए। नो प्रॉब्लम सर, बस सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट पर वेरिफिकेशन चाहिए होगी सर। अरे अभी चाहिए। 3 बैंक हॉलिडे के बाद 4 वर्किंग डेज में पैसे आपके अकाउंट में आ नावी खुद को दूसरे ऐप से अलग दिखाना चाहती है। भाई साहब, लोन चाहिए अपने टाइम पे, अपने हिसाब से। नावी ऐप डाउनलोड करो। मुंबई में मैं एक ऐसे आदमी से मिली जिसने नावी से लोन लिया था। नावी के जो फाउंडर हैं वो मिस्टर सचिन बंसल है, जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे। हमने बहुत सुना था कि यार अमेज़न को टक्कर देंगे, वहाँ पर हमारे डेटा जो है वो सेफ रहेंगे, तो इस कारण नावी को चूज़ किया था मैंने। विक्रम ये उनका असली नाम नहीं है। जब समय पर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तो उन्हें नावी के अलग ही तेवर देखने पड़े। Day 1 से अब्यूजिंग चालू हो गया। कहाँ है तू, लोकेशन शेयर कर, हम घर पे आएंगे। आपके रिलेटिव्स को कॉल गए, पापा को कॉल गए, मामा जी को कॉल गए, फ्रेंड्स को भी कॉल गए। जब ये चीज़ें आई तो मैं रोना चालू कर दिया। मैं एक ऐसे स्टेज में पहुंच गया कि मुझे ऐसा लगा कि लाइफ ख़त्म कर देना ये सब टॉर्चर से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आखिरकार उन्होंने नावी का कर्ज लौटा दिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कॉल रिकॉर्ड करने का फैसला किया। आप देखिए उनका लैंग्वेज और उनका एटीट्यूड। पेमेंट नहीं करना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज्जत से नहीं भरोगे, पूरे कांटेक्ट वाले को, फैमिली रिलेटिव्स वाले को फोन कर रहे हैं। एक फ़ोन कॉल के दौरान विक्रम ने गाली गलौज करने वाले इंसान की पहचान जानने की कोशिश की। पहले एजेंटों ने इनकार किया कि वो नावी से बोल रहे हैं, मगर फिर कहानी बदल गई। आपका नाम है? मेरा नाम है। अच्छा मैम, आप नावी से बात कर रही हो? हाँ। ओके, नावी फाइनेंस से बात कर रही हो आप? हाँ, नावी फाइनेंस। नावी ने हमें बताया कि उनके एक एजेंट ने विक्रम को धमकाया था। उस एजेंट को चेतावनी दे दी गई थी। एक और एजेंट ने गाली गलौज की तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने विक्रम से माफी मांगी। Breaking news coming in when it comes to the crackdown on Chinese loan apps. That's our top focus on the bulletin. हैदराबाद सिटी पुलिस ने ये ऑनलाइन लोन एप्स का एक स्कैम बस्ट किया है। भारतीय अधिकारी लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुके थे। अप्रैल 2022 में परशुराम टाकरे और उनकी चाइनीज पत्नी के खिलाफ पैसा ऐंठने, धमकी देने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप दर्ज किए गए। साल खत्म होते होते वो फरार हो चुके थे। ये टाकवे का गांव है। टाकवे का कहीं अता पता नहीं था, पर उसकी माँ, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया था, हमसे बात करने को राजी हो गई। मेरे लड़के ने पुलिस के पास जाके सच्चे बताने का, घर पे आने का, बस इतना ही। भैया कुछ कमाया नहीं मेरे लड़के ने, खाली
नाही गाडी, नाही बंगला, नाही पैसा, नाही बँक अकाउंट, काही भरलेलं नाही. फुल पैसा कमाया नहीं कमाया, वो कमाया खाली वो बाई लेके गया किधर. टाकवे की मां ने हर चीज के लिए परशुराम की चीनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया. उधर से जाएगा तो उधर से पकड़ के लाने का, मेरे सामने लाके रखो. एक मारेगा क्या बोलेगा? आज मेरा लड़का लंबा लेके गया ना, एक से मारेगा, एक तुम्हारा सामने मारेगा. वो भाई खाली कुछ नहीं करेगा, खाली मेरा लड़का मेरे को दे दे बस. मैंने टाकवे की मां को भूमि के बारे में बताया. वही भूमि जिसे फोटोशॉप्ड तस्वीर के जरिए बदनाम करने की धमकी दी गई और खुदकुशी के कगार तक पहुंचा दिया. वो भूमि से बात करने को तैयार हो गई. मुलांनी काही नाही केलं बाई. माझी पूर्ण फॅमिली समोर माझे पूर्ण घाणेरडे फोटोग्राफ्स पाठवले. माझी पण एक मुलगी आहे आई, म्हणजे त्यांच्या पण मित्रांना सगळ्यांना पाठवलं. ऐक माझं, तू त्या चायना बाईला पकड. ती चायनातली बाई आहे ना, तिला पकड. जिने तू जिचं कर्ज घेतलं ना, तिला पकड. माझ्या लेकाला पण बाई तिने फसवलंय. तुमची मुलगी बरोबर हे सगळं झालं असेल तर तुम्ही सोडणार काय कोणाला? नाही. ते काय केलं नाही तर कशाला भाव पडतो तो? समोर यायला आता तो यायला सांग ना तुमच्या लेकाला. माझा लेख करू शकत नाही, असलं घाणेरडं प्रकार माझा लेख करू शकतच नाही. आम्हीच बघावं दुरत तर आम्ही कुठं जाऊ त्याला बघायला तिथं. बस नहीं बात करना. डोकं दुख रहा है मेरा, सिर दर्द कर रहा है. टाकवे की मां ने ठीक कहा था कि ये घोटाला टाकवे के दायरे से कहीं ज्यादा बड़ा है. उसके पीछे कई कंपनियों का एक पेचीदा जाल मौजूद था. परशुराम टाकवे 4 कंपनियों का डायरेक्टर था. सबसे बड़ी कंपनी जिया लियांग से उसकी चीनी पत्नी लियांग टियान जुड़ी थी. यही कंपनी शिकार फंसाने वाले लोन ऐप्स के लिए रकम वसूली का काम करती थी. इन कुछ लोन ऐप्स के पीछे चाइना की 2 कंपनियां थीं और इन दोनों कंपनियों के पीछे एक रहस्यमयी बिजनेसमैन था, ली जियांग. ली जियांग हमेशा पर्दे के पीछे रहता था. उसके बारे में हमें इंटरनेट पर कोई जानकारी नहीं मिली, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट और ना ही कोई तस्वीर. लेकिन लेन देन की पड़ताल करते हुए हम एक शहर पहुंचे, हांगकांग. यहाँ हमें ली जियांग के एक कर्मचारी का फोन नंबर मिल गया. हम इन्वेस्टर के रूप में उससे मिले और पूछा कि क्या वो ली जियांग से हमारी मीटिंग करवा सकता है. ली जियांग ने भारत में अपनी फिनटेक कंपनी और लोन ऐप बिजनेस के बारे में हमें जानकारी दे दी. 目前到今年我们还在继续做，但只是可能相对不让印度人知道是我们中国人在做这家公司。然后我们目前是印度前3的一个行业地位。我们现在所有做的，在全世界来说都不是特别合规的，这个你要知道，因为你想回本快，就肯定我们在不在当地交税，而且利息都违反当地的法律。 इसके बाद ली जियांग ने सबसे अहम बात कबूल की. हांगकांग से कंट्रोल की जाने वाली उसकी कंपनियां पैसा वसूल करने के लिए भारतीयों के कॉन्टैक्ट्स को हासिल कर लेती थी. उनकी वसूली का तरीका तय है. 那比如说你不还钱，要不要加你 WhatsApp？ 包括第3天 WhatsApp 通知施暴打你的通讯录，然后第4天如果通讯录不还的话怎么办？我们都会有一个特别详细的流程，也会在验证，还有他的通话记录。 就是我们会拿他的很多信息的，基本上你可以这么理解，他的在我面前是裸体的，我们都知道他是个什么维度的人。आखिरकार ली जियांग का चेहरा हमारे सामने था, साथ ही सबूत भी कि वो आम लोगों को परेशानी में डालकर मुनाफा कमा रहा था. परशुराम टाकवे पैसा वसूल करने के लिए रकम ऐंठने और डराने धमकाने का काम करता था. मुनाफे का कम से कम कुछ हिस्सा इसी आदमी के अकाउंट में जा रहा था.
इसी काम से जुड़े रोहन ने लोन ऐप्स के धंधे का पर्दाफाश करने में मदद की थी। ऐसा करते हुए उसे अपने अतीत का भी सामना करना पड़ा था। मैं निकल चुका हूँ उस पुरानी दुनिया से। जिन चीजों को पीछे नहीं छोड़ पा रहा था, उन चीजों से फाइनली पीछा छूट चुका है। हाँ, मैंने गलती जरूर की होगी। चिल्लाया होगा लोगों पर, डराया धमकाया होगा लोगों को, हैरेसमेंट की होगी, लेकिन कुछ तो अच्छा करके जा रहा हूं हम जिंदगी में। कोई इंसान अगर मुझे याद करेगा तो इस काम के लिए कर लेगा। जब मैंने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि लोग कितनी मुश्किल में फंसे हुए हैं। लोन ऐप्स के ब्लैकमेल और बदनामी के डर से कम 60 भारतीय आत्महत्या कर चुके हैं। उनमें से कई बहुत कम उम्र के थे। इस सब से मैं बहुत बेचैन हो उठी, लेकिन लोगों की इस पीड़ा के बावजूद लोन ऐप घोटाला बदस्तूर जारी है। परशुराम टाकवे के फरार होने के 1 साल बाद उसका ऐप आसान लोन आज भी धंधा कर रहा है, आज भी लोगों को डरा धमका रहा है, आज भी कई जिंदगियां तबाह कर रहा है। हालांकि मुंबई में भूमि आहिस्ता आहिस्ता अपने जीवन को वापस पटरी पर ला रही है। रिग्रेट ये है कि आई शुड हैव टेकन इट, बट उस वक्त वो शायद इमरजेंसी ही नहीं आती तो शायद मैं नहीं लेती। अगर मैंने पहले कुछ बहुत अच्छा किया होगा ना तो मुझे ये बेटी मिली है, जो फ्रेंड भी है और कभी मेरी माँ भी बन जाती है, कभी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनती है, बट मेरी लाइफ लाइन है। अगर आज मैं कहीं ज़िंदा भी हूँ, आई थिंक वो मेरी बेटी की वजह से। वो अगर उस वक्त मेरे साथ नहीं खड़ी होती ना, शायद इतने सारे लोग जो मर गए लोन ऐप के वजह से, उनमें से एक मेरा भी नाम होता।